19 अप्रैल 1995 ओक्लाहोमा सिटी में अल्फ्रेड पी मोरा फेडरल बिल्डिंग के सामने खड़ा एक ट्रक जोरदार धमाके से पड़ता है। चंद सेकंड में दर्जनों लोग जान खो देते हैं, सैकड़ों जख्मी हो जाते हैं। ये अमेरिका की तारीख का सबसे खतरनाक डोमेस्टिक दहशतगर्द हमला था। इस हमले के पीछे दो नाम सामने आते हैं, मरकजी किरदार टिमोथी मैकवेय और उसका साथी टेरी निकोल्स। आज आप इस हमले और इसके मरकजी किरदार के बारे में सुनेंगे। मैं हूँ आपका मेजबान मलिक काशिम। आइए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। टिमोथी मैकवेय 23 अप्रैल 1968 को न्यूयॉर्क में पैदा हुआ। वो 3 बहन भाइयों में दरमियानी था। जब वो 10 साल का था तो उसके वालिदैन के दरमियान तलाक हो गई। इसके बाद वो अपने वालिद के साथ रहने लगा। टिमोथी के बारे में कुछ लोगों का ख्याल है कि वो खामोश और अलग थलग रहने वाला बच्चा था, जबकि कुछ का कहना है कि बचपन में वो खेल कूद में सरगर्म रहता था, लेकिन बाद में उसके मिजाज में तब्दीली आ गई और वो अक्सर खामोश रहने लगा। उसने 1988 में अमरीकी फौज में शमूलियत इख्तियार की, हथियार चलाना सीखा, गोला बारूद की समझ हासिल की, धमाका खेज मवाद पर तजुर्बा किया, सख्त फौजी ट्रेनिंग हासिल की। ट्रेनिंग ने उसे एतमाद दिया और उसके अंदर टेक्निकल महारत पैदा की, लेकिन फौज में कुछ सख्त तजुर्बात उसके जहन पर असर डालने लगे। वो बाज़ अहकामात को गैर ज़रूरी समझने लगता, बाज़ कार्रवाइयों को गैर इंसानी तसव्वुर करता। उसे लगता कि आम लोग इन पॉलिसियों की कीमत चुका रहे हैं और हुकूमती इदारे इसकी परवाह नहीं करते। गल्फ वार के बाद उसने स्पेशल फोर्सेज में जाने की कोशिश की। 1991 में टेस्ट दिया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। नाकामी ने उसे मायूस कर दिया और उसने फौज छोड़ दी। वो फौज से निकल तो आया, लेकिन बाहर आकर उसकी सोच में मनफी तब्दीली का अमल मजीद तेज हो गया। उसे स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा ना बनने का बहुत रंज था। वो अक्सर अपने करीबी साथियों से इसका इज़हार करता। इसके अलावा वो अक्सर कहता कि हुकूमत ताकत का गलत और बेरहमाना इस्तेमाल करती है। वो शहरी आज़ादियों पर भी सख्त राय देता, हुकूमती इदारों पर सवाल उठाता। उसकी नाराज़गी और गुस्से ने उसे हुकूमत मुखालिफ ग्रुपों की तरफ धकेल दिया। वो उनके इजलासों में शिरकत करता, उनकी हुकूमत मुखालिफ गुफ्तगू सुनता और हुकूमत के खिलाफ चपने वाली किताबें पढ़ता। उसकी सोच सख्त होती चली गई और फिर 2 ऐसे वाक़यात रूनुमा हुए जिनका असर उस पर बहुत गहरा पड़ा। पहला वाक़या रूबी रिज का था। वाक़या कुछ यूं था, रैंडी वीवर अपनी बीवी, 4 बच्चों और एक दोस्त के साथ एक पहाड़ी घर में रहता था। उस पर गैर कानूनी असलहा बेचने का इल्जाम था। अदालत में पेश ना होने पर उसके वारंट निकले। वफाकी एजेंट्स ने उसे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने उसके घर के करीब खुफिया निगरानी शुरू कर दी। इसी दौरान अचानक रैंडी का सामना एजेंट से हो गया। झड़प हुई। झड़प में उसका 13 साला बेटा मारा गया। जवाब में रैंडी के दोस्त ने एक एजेंट को भी हलाक कर दिया। इसके बाद इलाके को मुकम्मल घेर लिया गया। मुआसरे में दोबारा फायरिंग हुई। इस बार फायरिंग के नतीजे में रैंडी की बीवी को गोली लगी और वो जख्मों का ताब ना लाते हुए चल बसी। कई दिन ये मुआसरा चलता रहा। आखिरकार मुज़ाकरात हुए और रैंडी ने हथियार डाल दिए। दूसरा वाक़या 1994 में पेश आया, जिसे वैकू मसाकर के नाम से जाना जाता है। इसका मरकज एक मजहबी गिरोह था जिसे ब्रांच डेविडियंस कहा जाता था। उनका लीडर डेविड क्रैश था। हुकूमत का इल्जाम था कि इस गिरोह के पास गैर कानूनी हथियार है। एजेंट्स ने छापा मारने की कोशिश की। जैसे ही वो कंपाउंड के करीब पहुंचे, फायरिंग शुरू हो गई। मौके पर ही 4 एजेंट्स मारे गए और कई जख्मी हुए। इसके बाद वफाकी इदारों ने पूरा कंपाउंड घेर लिया। ये मुआसरा 51 दिनों तक चलता रहा। इस दौरान मुज़ाकरात किए गए, मुतालिबात रखे गए, मगर कोई नतीजा ना निकला। तनाव बढ़ता गया। गिरोह अंदर से हथियार डालने को तैयार नहीं था। फिर सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया। हालात बिगड़ गए। आंसू गैस का बेदरेग इस्तेमाल हुआ। फायरिंग हुई। धुआं उठा। जब धुआं थमा तो पता चला कि डेविड क्रैश समेत 176 बंदे झुलस कर मर गए थे। इन 2 वाक़यात ने उस पर बहुत बुरा असर डाला। अब वो हुकूमत को सबक सिखाने का सोचने लगा। यही सोच उसे तखरीबकारी की तरफ ले गया। उसने एक खतरनाक हमले का मंसूबा बनाया। इसके लिए बारूदी मवाद इकट्ठा किया, खाद खरीदी और डीजल हासिल किया। ये सब चीजें मुख्तलिफ जगहों से ली ताकि किसी को उस पर शक ना हो। फिर उसने एक ट्रक किराए पर लिया और उसे एक महफूज जगह ले जाकर बारूदी मवाद से भर दिया। अब उसे हदफ मुंतखब करना था। उसने कई सरकारी इमारतों का जायजा लिया और आखिर में उसकी नजर ओक्लाहोमा सिटी की अल्फ्रेड पी मोरा फेडरल बिल्डिंग पर ठहरी।
اس نے اس عمارت کو اس لیے چنا کہ یہ وفاقی ایجنسیوں کا مرکز تھی۔ وہ ان ایجنسیوں کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اور اسے یقین تھا کہ اسی جگہ حملہ کرنے سے اس کا پیغام حکومت تک پہنچ جائے گا۔ تاریخ کا انتخاب بھی اس نے سوچ سمجھ کر کیا۔ 19 اپریل وہ دن تھا جب 2 سال پہلے ویکو واقعہ اسی تاریخ کو ختم ہوا تھا، جسے وہ ریاستی طاقت کا غلط استعمال سمجھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حملہ اسی تاریخ پر ہو تاکہ اس کارروائی کا علامتی پیغام بنے۔ وہ کئی دن رستہ دیکھتا رہا اور منصوبے میں تبدیلیاں کرتا رہا۔ 19 اپریل 1995 کی صبح وہ ٹرک لے کر عمارت کے سامنے پہنچا، ٹائمر سیٹ کیا اور خود دور ہٹ گیا۔ صبح 9 بجے ایک خوفناک دھماکہ ہوا، شیشے ٹوٹے، دھواں اٹھا، عمارت کا بڑا حصہ گر گیا۔ حملے میں 168 افراد مارے گئے، جن میں ڈے کیئر میں موجود 19 بچے بھی شامل تھے۔ 600 سے زیادہ لوگ زخمی ہوئے، کئی افراد ملبے تلے دب گئے۔ اس خطرناک حملے میں مجموعی طور پر 324 قریبی عمارتیں بھی تباہ یا شدید متاثر ہوئے۔ نقصان کا تخمینہ $652 ملین لگایا گیا۔ ایمرجنسی ٹیمیں اور فائر بریگیڈ دھماکے کی جگہ پہنچے، پولیس نے علاقے کو گھیر لیا، اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کی گئی۔ دھماکے کے 90 منٹ کے اندر ہائی وے پر ٹیمیتی کو اس وجہ سے روکا گیا کہ اس کی گاڑی پر نمبر پلیٹ نہیں تھی۔ اس کے پاس غیر قانونی اسلحہ بھی ملا جس پر اسے گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کو اس وقت معلوم نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ بعد میں اس کے ساتھی کو بھی پکڑا گیا۔ چند دنوں میں دونوں پر مقدمہ قائم ہو گیا۔ عدالت میں دھماکہ خیز مواد کی رسیدیں، ٹرک کا کرایہ، رستوں کی ویڈیوز اور گواہوں کے بیانات پیش کیے گئے۔ ٹیمیتی نے حملے کو سیاسی پیغام کہا اور ذمہ داری قبول کر لی۔ عدالت نے اسے مجرم قرار دیا اور سزائے موت سنائی، جبکہ اس کے ساتھی کو عمر قید کی سزا ملی۔ وہ کئی سال جیل میں رہا اور 11 جون 2001 کی صبح اسے سیل سے نکالا گیا۔ ایک اسٹریچر پر لٹا کر عملے نے اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے۔ ڈاکٹر نے اس کے بازو میں لائن لگائی۔ متاثرین کے خاندان شیشے کے پار موجود تھے، کچھ اسے مرتا دیکھ رہے تھے اور کچھ آنکھیں جھکا کر بیٹھے تھے۔ انجیکشن شروع کیا گیا۔ پہلا کیمیکل لگا تو جسم ساکت ہوا، دوسرا لگا تو سانس کمزور ہو گئی، تیسرا لگا تو دل رک گیا۔ یوں ایک کرمنل کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ آج بھی اس حادثے کا دن امریکی تاریخ میں سیاہ دن کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ متاثرہ افراد کی کہانیاں اور بچ جانے والوں کے تجربات آج بھی یہ یاد دلاتے ہیں کہ انتہا پسندی اور نفرت کتنی تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ دوستو، اگر کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔